हेलो एवरीवन। देखिएगा आज अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक पे आ गए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। छोटा सा टॉपिक है, इसको करते हैं और चैप्टर को अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दो केपी कैसे कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया था। केपी कैसी की एप्लीकेशन की बात कर ली थी। ठीक है, केपी और केसी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं उसकी बात कर ली थी। ये सारी बातें अपनी हो गई थी। आज अपन बात करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन पार्ट की। चलो आओ, और एक सिंपल सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप अप्लाई करो, अपना आंसर बनता जाएगा। चले देखना इधर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे आने से जस्ट पहले जो है वो मैं दो क्वेश्चन की बात करता हूं, दो क्वेश्चंस की बात करता हूं। देखो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है होमोजीनियस, ए गैस प्लस बी गैस, सी गैस प्लस डी गैस, ये दे रखा है। ठीक है, आपको बोला किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और इसका केसी जो है वो 16 है। केसी कितना है? 16। आपको बोला है नंबर ऑफ मोल्स, देखो वॉल्यूम की तो रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा ये आपसे पूछा है। बी और सी के मोल कितने होंगे इक्विलिब्रियम पर, ये आपसे पूछा गया है। अगर केसी 16 दे रखा है तो ठीक है। आओ, मेरे को ऐसा लगा इक्विलिब्रियम जब आया तो मैंने कहा ये 1 माइनस एक्स होगा, तो ये भी 1 माइनस एक्स ही होगा। इधर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सही बात। अगर ऐसा है तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, या अपन जो नॉर्मल वे में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अच्छा, 1 अपॉन V की पावर डेल्टा Ng आएगा, तो Kc हो गया 16, ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसका ले ले स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आप कर दे इसका क्या मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 0.6। अगर x इक्वल टू 0.6 आ गया तो b के मोल कितने होंगे? 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, और c के मोल कितने होंगे? 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.6। सही बात, 0.4 और 1.6, ये क्वेश्चन हो गया। चले सेकंड नंबर क्वेश्चन, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं ये क्वेश्चन होने के बाद आपको मालूम चलेगा। क्वेश्चन हो गया ना सिंपल से तरीके से। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है वापस, ये ए गैस है प्लस बी गैस है, कन्वर्ट हुआ सी गैस प्लस डी गैस में, इसका केसी जो है वो दे रखा है 16। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 9 मोल है, इसका 9 मोल है। आपको बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल होने चाहिए। चलो आओ बात करते हैं बात। मैंने कहा वापस इक्विलिब्रियम आएगा तो देखो अपन यही बात करें कि ये 2 माइनस एक्स होगा, ये 2 माइनस एक्स। अपनी टेंडेंसी फॉरवर्ड में भेजने की रहती है, ये लो भेज दिया मैंने। Kc 16 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ले लो। 4 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस का 0.2। अच्छा, मोल्स ऑफ B 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C 9 माइनस एक्स, तो 9 प्लस एक्स, 9 प्लस माइनस का 0.2 मीन्स 8.8। अरे भैया ये x की वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब रिएक्शन किधर मूवमेंट किया है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड। तो घबराए नहीं, माइनस में आए तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में मूवमेंट कर रही है।
आप पहले ही पता कर सकते थे कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, आप पहले ही पता कर सकते थे कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। कि कैसे पता करते? मैंने कहा सुनो, अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पे ये दे रखा तो इसका क्यू कैलकुलेट करते तो वो 1 ही तो आता। इसका क्यू कितना आता? 1 ही तो आता। अच्छा, इसका क्यू कैलकुलेट करो तो 81 डिवाइड बाई 4, तो क्यू यहां पे जो है वो केसी से ग्रेटर देन है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में, और यहां पे क्यू कम है, केसी ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में। तो या तो मैंने फॉरवर्ड में ही भेजी, मैंने कहा ना अपनी टेंडेंसी फॉरवर्ड में भेजने की होती है, लेकिन यहां पे रिएक्शन बैकवर्ड में चलनी चाहिए थी और मैंने इसको भेज दी फॉरवर्ड में, तो वैल्यू अपना माइनस होकर आ जाएगी। आपको ऐसा लिखना चाहिए था 2 + x 2 + x 9 - x। मैंने इसलिए नहीं समझाया आपको कि आपको कभी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पहले आप डायरेक्शन पता करो। डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा ये अप्लाई कर दो। अगर डायरेक्शन बैकवर्ड में होगी तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। बस बात खत्म। समझ में आ रहा है? चलो आगे। चलो अब अपन बात करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल की। अब अपन बात करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा स्टेटमेंट, ठीक है? सुनना बात को आराम से। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है? वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, उस समय मैंने बोल दिया था ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज करोगे, अगर आप इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है जिधर उस इफेक्ट का, उस चेंज का इफेक्ट खत्म किया जा सके, या फिर अपन ऐसा बोले कि उस रिएक्शन वापस उधर जाएगी जिधर इक्विलिब्रियम अटेन हो सके, जिधर क्या हो सके? इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाई थी कि यदि साम्य पर कुछ परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर पुनः साम्य स्थापित किया जाता है। When some changes at equilibrium, then equilibrium या the reaction moves in that direction where equilibrium is attained again। ठीक है, यही प्रिंसिपल है इसका, यही है इसका स्टेटमेंट। लिखो देखे, if some changes at equilibrium, then reaction moves in that direction, where equilibrium is attained again। यदि साम्य पर कोई परिवर्तन किया जाए, यदि साम्य पर कोई परिवर्तन किया जाए, ये आज वाला लेक्चर भैया छोटा ही रहेगा, है ना, ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। यदि साम्य पर कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में, तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी, उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पुनः साम्य स्थापित किया जा सके। देखो, अगर आपने इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज किया, आपने इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज किया तो इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वापस इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? अटेन हो जाए। या मैं ऐसा बोलूं कि उस चेंज का इफेक्ट जो है वो क्या किया जा सके?
खत्म किया जा सके, उस चेंज का इफेक्ट को अपन क्या कर सके, नेग्लिजिबल कर सके। जैसे अगर सपोज करो आपने किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रेशर बढ़ने का इफेक्ट खत्म हो सके, इसका मतलब जिधर प्रेशर वापस कम हो सके। आई बात समझ में? ये इफेक्ट होते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं, ये बात समझ में आ गया। इफ सम चेंजेस एट इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अगेन। चलो अब अपन देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट होंगे, कौन कौन से इफेक्ट होंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव, ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि सांद्रता में परिवर्तन क्या, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं, आओ समझो। ठीक है, अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी, होमोजीनियस है, आर गैस कन्वर्टेड इनटू पी गैस, आर गैस कन्वर्टेड इनटू पी गैस। आराम से समझना, सबसे पहले उसका केसी लिखो या क्यूसी लिखो। ठीक है, इसका केसी लिखो। इसका केसी लिखते हो तो इसमें पी भी इन्वॉल्व होगा और आर भी इन्वॉल्व होगा। पहले तो ये चेक कर लेना इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है। अगर वो टर्म्स इन्वॉल्व ही नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, मेरे को ये बोला एट इक्विलिब्रियम। अब जब आप इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना। अगर इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। आपको बोला कि आपने बोला आर बढ़ाया, फिर आपने बोला आर का बढ़ाना या पी का कम होना एक ही बात है। फिर आप बोलोगे आर का कम होना या फिर पी का बढ़ना एक ही बात है। तो इनके क्या इफेक्ट होंगे समझते जाना बात को। इधर मैं लिखने वाला हूं, आगे डायरेक्शन क्या होगी पहले समझो। मैंने कहा केसी ये है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये केसी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ये इक्विलिब्रियम पे बात होगी। अब आपने कहा कि इक्विलिब्रियम पे आपने आर बढ़ा दिया, तो अब इक्विलिब्रियम थोड़ी नहीं, अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो अब क्या डिफाइन हुआ, क्यू। क्यू डिफाइन हुआ। अब आपने आर बढ़ा दिया, आर बढ़ गया, तो आर बढ़ा तो एक बात बताओ कि ये 10 है और ये हो गया 5, तो क्यू हो गया 2, क्यू हो गया 2। तो एक बात बताओ, क्यू जो है वो केसी से कम है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बोलो फॉरवर्ड में। किस में जाएगी, फॉरवर्ड में। ये बात समझ में आई। अभी वापस समझो, केसी मैंने कहा पी 10 है, आर 2 है, तो 5 होगा। अब आपने कहा कि आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, रिएक्टेंट बढ़ाया तो क्यू भी क्या होता है, पी बाई आर। पी तो 10 ही है, आर बढ़ के हो गया 5, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 2। तो क्यू हो गया 2, केसी है 5। तो बताओ क्यू की वैल्यू कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। ये लो, अगर आपने आर को कम किया या पी को बढ़ा दिया, पी बढ़ गया तो 10 की जगह हो गया 20, 20/2, अब हो गया 10। तो क्यू इज ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बोलो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आई बात, ये बोलो समझ में आया। दूसरा तरीका और देखो समझने का, दूसरा तरीका और देखो समझने का क्या हो सकता है। अगर जैसे सपोज करो, सुनना आराम से, केसी ये होता है पी बाई आर। केसी चेंज नहीं होगा, केसी टेम्परेचर और मोड ऑफ द रिएक्शन दो ही फैक्टर के साथ चेंज होता है। आपने कहा आर बढ़ा, ये आर बढ़ा, आर बढ़ा तो केसी कम होने लगा, लेकिन केसी तो कम होना नहीं चाहिए। केसी कम नहीं होगा तो आर बढ़ा तो पी बढ़ा दो, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा पी बढ़ा, पी बढ़ने पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड। ये लो फॉरवर्ड में भेज दी। अच्छा आर कम हुआ, आर कम हुआ तो केसी बढ़ने लगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब पी को भी कम करो, पी कम होना, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। बस बात खत्म, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। ठीक है, ये मैंने समझाया। अब इससे रिलेटेड एक दो सिंपल से क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड एक दो सिंपल से क्वेश्चन लिखो, सुनना आराम से। पहले उसको आपको है ना उसका केसी या केपी लिखना चाहिए और कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है वो समझ में आनी चाहिए। अगर जैसे मैंने ये लिखा ए गैस कन्वर्ट हुआ टू बी गैस में,
ए गैस कन्वर्ट हुआ टू बी गैस में। If concentration of B becomes 4 times, if concentration of B becomes 4 times, then concentration of A changes. किस टाइप से चेंजेस होगी? At equilibrium, if concentration of B becomes 4 times, then concentration of A changes. मैं ये बोल रहा हूं कि जब इक्विलिब्रियम आया, साम्य पर यदि B की सांद्रता 4 गुना हो जाती है तो A की सांद्रता में किस प्रकार परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, आराम से समझना बात को। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन ए। Kc इज कांस्टेंट, अगर Kc कांस्टेंट होता है तो मैंने कहा फिर तो बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी डैश का स्क्वायर अपॉन ए डैश आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये बी स्क्वायर है, ये अपॉन ए है ये। अब ये जो है वो 4 टाइम्स हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16b स्क्वायर अपॉन ए डैश। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए डैश इज इक्वल टू 16 ऑफ दी ए, 16 ऑफ दी ए हो जाएगा। अगर आपने इक्विलिब्रियम पे बी की कंसेंट्रेशन को 4 गुना किया तो ए की कंसेंट्रेशन 16 गुना इंक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसको नॉर्मल न्यूमेरिकल मेथड से समझे तो मैंने कहा केसी जो था पहले वो था बी बाई ए, अब केसी को केसी रखना है, ये हो गया 4, तो 4b का स्क्वायर, 16b स्क्वायर हो गया। अब मेरे को वापस जो है वो बी स्क्वायर बाई ए रखना है, तो इसको 16a कर दो, इसको कितना कर दो 16a, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और वापस क्या आंसर आ जाएगा अपना बी स्क्वायर बाई ए। तो देखो a डैश 16a हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन समझो, अगर मैंने आपको ऐसा दिया क्वेश्चन कि CaF2 सॉलिड है, ये Ca प्लस 2 एक्वस बनाएगा प्लस 2 टाइम्स F माइनस एक्वस बनाएगा। एट इक्विलिब्रियम साम्य पर इफ कंसेंट्रेशन ऑफ B, सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ F माइनस या कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 becomes 4 times, then concentration of F minus changes. F माइनस की कंसेंट्रेशन कैसे चेंजेस होगी, ठीक है बात समझना आराम से। अगर कैल्शियम प्लस 2 की कंसेंट्रेशन को अगर आपने 4 टाइम्स कर दिया तो कंसेंट्रेशन ऑफ F माइनस कैसे चेंजेस होगी वो आपको समझना है। तो मैंने कहा पहले इसका केसी लिखना सीखो। इसका केसी लिखोगे तो कैल्शियम प्लस 2 आएगा इंटू F माइनस का स्क्वायर आएगा। बोलो भैया CaF2 सॉलिड है, हेट्रोजीनियस वाला नहीं आएगा, उसका एक्टिव मास कितना होगा 1 होगा। विषभांगी साम्य है, सक्रिय द्रव्यमान कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड है तो 1 होगा। समझ में आ गई बात। अब ये कांस्टेंट रहना चाहिए ना, केसी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने चेंज किया नहीं, मोड ऑफ द रिएक्शन चेंज किया नहीं, तो कैल्शियम प्लस 2 इंटू F माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कैल्शियम प्लस 2 न्यू इंटू F माइनस न्यू का स्क्वायर। अब आपने कैल्शियम को कर दिया 4 टाइम्स, ये लो कैल्शियम 4 टाइम्स हो गया तो न्यू हो गया 4 टाइम्स, तो F माइनस न्यू का स्क्वायर, ये कैल्शियम से कैल्शियम गया तो F माइनस न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू F माइनस का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो F माइनस न्यू जो आएगा वो F माइनस डिवाइड बाई 2। इसका मतलब फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो ओरिजिनल का आधा हो जाए, ओरिजिनल का क्या हो जाए आधा हो जाए। इसमें अगर आपसे बोले CaF2 को परिवर्तित किया, भैया CaF2 को परिवर्तित करने पर केसी चेंज हुआ ही नहीं। जब केसी चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब तो आप इक्विलिब्रियम पे ही खड़े हो, इक्विलिब्रियम पे खड़े हो तो इसका मतलब रिएक्शन चेंज नहीं होगी। बात आ गई समझ में। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उसका केसी या क्यूसी लिख दो,
जो टर्म्स इन्वॉल्व होगी उसके चेंज के साथ ही इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अभी इसका में CF2 आ ही नहीं रहा है, तो CF2 नहीं आ रही है, तो अगर मैं CF2 को परिवर्तित करता हूं, चेंज करता हूं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन का। समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे, चलो चलो आगे बात करते हैं। सेकंड देखते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर का तो मैं बता ही चुका हूं पहले ही। टेम्परेचर का मैं बता चुका हूं पहले। समझो, टेम्परेचर का समझ लो वापस एक बार। करें आगे बात? चलो टेम्परेचर के लिए बात करते हैं। सेकंड मोड टेम्परेचर। तापमान। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होना चाहिए? सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, उष्माशोषी अभिक्रिया हो, तो उसमें तो आपको अच्छे से मालूम है कि टेम्परेचर और के एरो सेम डायरेक्शन में होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया तो के बढ़ा, इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ा, या फिर रिएक्टेंट कम हुआ, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। ओके, टेम्परेचर कम किया तो के कम हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट कम हुआ, या फिर रिएक्टेंट बढ़ा, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बस ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड भैया, केस सेकंड एक्सोथर्मिको मीन्स उष्मा सेपी हो, तो एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम, इसका मतलब रिएक्टेंट का बढ़ना या फिर प्रोडक्ट का कम होना, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो बात हो रखी है अपनी सारी। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो के बढ़ेगा, इसका मतलब आर कम हुआ, या फिर पी बढ़ गया, इसका मतलब रिएक्शन किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये लो, आ गई बात समझ में? ये एक्सो एंडो ये सारी बातें अपनी क्लियर। टेम्परेचर का रोल समझ में आ गया, कंसंट्रेशन का रोल समझ में आ गया। चले आगे, थर्ड नंबर प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। दाब में परिवर्तन का प्रभाव। अब समझना बात को, दाब में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। सुनो, आराम से सुनना। पहले टेम्परेचर के बारे में एक बार सोच लो। कोई लोग सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हीट रिक्वायरमेंट होती है। हीट क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाया, जब जितनी ज्यादा हीट मिलेगी उतनी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम को, रिएक्टेंट को हीट मिलने लगी। जैसे रिएक्टेंट को हीट मिलने लगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई। ये देख लो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट कम रखो। तो अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो हीट कम मिलती है, हीट कम मिलेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। टेम्परेचर कम, एक्सोथर्मिक का बोला था, टेम्परेचर कम तो रिएक्शन फॉरवर्ड। समझ में आई बात? ये टैकल करना है। तो उससे पहले वाले मेथड से समझ के रखो तो भी ठीक है, नहीं तो जो मैंने मेथड बोला अभी कि अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर दोगे तभी रिएक्टेंट हीट मिलेगी उसको, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट को हीट मिलती है, वो हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है। ये लो भैया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। दाब में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर इज डिक्रीजेस।
जिधर प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो। आप जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर वापस प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि उस चेंज का इफेक्ट क्या करना है, खत्म करना है। अच्छा, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब प्रेशर तो उधर डिक्रीज होता है जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे। तो अल्टीमेटली तो ये हो गया ना, प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन, अभिक्रिया उस दिशा में गतिशील होगी। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रेशर गैस का ही होता है, डिक्रीज होगा। अच्छा, प्रेशर कम किया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बस सिंपल सी बात ये, जैसे समझो एग्जांपल लो, आपने ये रिएक्शन लिखी 2A गैस कन्वर्ट हो रहा है B गैस में, इसका डेल्टा एनजी क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो, इधर नंबर ऑफ मोल गैस के कम है, मींस फॉरवर्ड में जाएगी, ये लो। अगर आपने प्रेशर कम किया तो रिएक्शन बैकवर्ड में। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए गैस है और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 2B गैस के अंदर। ए गैस है 2B गैस में अगर कन्वर्ट हो गया तो उस कंडीशन में डेल्टा एनजी आ गया ग्रेटर देन जीरो। अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रेशर कम किधर है, बैकवर्ड में, ये लो बैकवर्ड में भैया, ठीक है। अब अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल बढ़ना चाहिए, इसका मतलब फॉरवर्ड में, ये लो। टेम्परेचर प्रेशर के अगर दोनों के इफेक्ट अगर आपको समझ में आ गए हो, अगर इन दोनों के इफेक्ट अगर आपको समझ में आ गए हो तो देखना, सुनना ढंग से बात को। आपने ये प्रोसेस पढ़ा, हेबर प्रोसेस होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट 2 टाइम्स अमोनिया गैस, पढ़ा ना इनऑर्गेनिक के अंदर। इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है। अपन को ये बोला जाता है NH3 के बनने की अनुकूल शर्त बताओ, बोलो, पढ़ते हो ना ये, फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। टेम्परेचर और प्रेशर की बात करनी है, वो सीधा ये बोलता है टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने चाहिए, लो होने चाहिए, या 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें टेम्परेचर सबसे कम दे रखा होगा या टेम्परेचर सबसे ज्यादा दे रखा होगा, वही अपना आंसर होगा, है ना। अब सुने आराम से, समझना बात को ढंग से। पहले ये देखो एक्सोथर्मिक है, हाँ देखो इधर, तो अगर ये रिएक्शन में मेरे को बोला फेवरेबल कंडीशन बताओ, तो बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, फेवरेबल कंडीशन कैसे आएगी, अमोनिया बनाना है, इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना है। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना है तो टेम्परेचर लो रखो, एक्सोथर्मिक है तो के बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, इधर की साइड में डेल्टा एनजी नेगेटिव है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है, इसका मतलब अगर आप प्रेशर ज्यादा रखते हो तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, और नंबर ऑफ मोल कम किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड में जाएगी। और जैसे ही फॉरवर्ड में जाएगी, जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, इसका मतलब अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया बनने की फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या कंडीशन हो जाएगी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सिमिलर वे में आपको मालूम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 2SO2 प्लस O2 गैस कन्वर्ट होता है 2SO3 गैस में, इसका भी डेल्टा एनजी जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो इसकी फेवरेबल जो कंडीशन है वो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। समझ में आ गई बात, चलो आगे। चलो अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम का क्या चेंज होगा, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होना चाहिए, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन।
चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का सेम इफेक्ट है, प्रेशर का उल्टा कर लेना, वॉल्यूम का इफेक्ट आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। भैया बहुत सिंपल सा है, देखना इधर। अगर आपने कहा वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया, तो मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन, in that direction where number of moles decrease। अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोल डिक्रीज हो गैस के। V बढ़ाया तो P कम हो गया, P कम हो गया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर P बढ़ना चाहिए, जिधर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा। बस बात खत्म। चले आगे। चलो पांचवा इफेक्ट, पांचवा इफेक्ट ये हो जाएगा। पांचवा इफेक्ट अगर की बात करें अपन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ऐड करने के दो तरीके हैं मेरे पास, अक्रिय गैस को मिलाना। दो तरीके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे पास सुनना बात को, रिएक्शन ये आर कन्वर्टेड इनटू पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाई मैंने। अच्छा इनर्ट गैस क्या, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। कोई जरूरी थोड़ी नहीं इनर्ट गैस मिला रहे हो, एक ऐसा सब्सटेंस भी मिला सकते हो जो न तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करे न प्रोडक्ट से रिएक्ट करे, वो भी इस रिएक्शन के लिए इनर्ट ही होगा। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ कंटेनर का, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये लो। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स किसके, आर एंड पी के सेम, तो क्यूसी अभी भी किसके बराबर है, केसी के। भाई क्यूसी चेंज हुआ ही नहीं ना, नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो क्यूसी तो सेम ही है। तो क्यूसी केसी के बराबर आया, इसका मतलब इट मींस नो इफेक्ट, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हो कहां पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कहां पे, साम्य पर, इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो देखिए क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या होगा। मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हो एडिड, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन कम, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज हो। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो। तो अल्टीमेटली ये बात हो गई कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाओगे इनर्ट गैस, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, ये 5 इफेक्ट हो गए। हाँ, कैटलिस्ट का इफेक्ट बेसिकली आप सरफेस केमिस्ट्री में पूरा कैटलिस्ट पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एक जनरल बोल देता हूं कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग एनी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग एनी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। उष्मागतिक अवस्था में कोई परिवर्तन किए बिना, उष्मागतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना वो क्या नहीं करता है, केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि इक्विलिब्रियम टाइम 2 घंटे में लग रहा था, तो वो हो सकता है या तो 1 घंटे में आ जाए, या हो सकता है बढ़ा दे 4 घंटे में कर ले। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे बात समझ में, बोलो।
चलो ये बात हो गई सारी। अब मैं एक रिएक्शन लेता हूं, जनरलाइज रिएक्शन, और उस रिएक्शन के लिए अपन सारे इफेक्ट पढ़ लेते हैं। आपको ये बोला कि एक रिएक्शन दे रहा हूं, PCl5 है, कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। क्या क्या इफेक्ट बोले जा रहे हैं समझते जाना। अब मैंने ये बोला है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन when following changes, when following is changes at equilibrium, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी जब निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। पहला PCl5 is added, दूसरा PCl3 is added, next Cl2 is removed, fourth temperature is increased, next pressure is increased, next inert gas is added at constant volume and at constant pressure। ठीक है बात, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। चलो देखते हैं। PCl5 मिलाया, रिएक्टेंट मिलाया, रिएक्टेंट मिलाने पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों जाएगी, Kc क्या होता है P/R, अगर आपने R मिलाया तो Kc कम हो जाएगा, तो P भी बढ़ना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में। प्रोडक्ट बढ़ाया तो Kc बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में। Cl2 को कम कर दिया, प्रोडक्ट कम किया, तो रिएक्टेंट भी कम होना चाहिए। रिएक्टेंट कम कौन सी डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड। ये तो अब आपको सब आते होगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाया एंडोथर्मिक है, K बढ़ेगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में। प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो, नंबर ऑफ मोल कम बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो इधर 2 मोल है और इधर 1 ही मोल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। इनर्ट गैस एडेड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल बढ़े, मींस फॉरवर्ड में। समझ में आ गई बात। ये सारे इफेक्ट के चेंज थे। ठीक है बात, ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। हाँ, फिजिकल इक्विलिब्रियम का आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद को मालूम चल जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल में दे रखा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद का मालूम चल जाएगा। अदरवाइज उनको कहीं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में ही कवर करवाया गया है। जैसे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये लिख रखे फिजिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहां तक करें, चैप्टर यूनिट दोनों कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के साथ। ओके।